नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आजाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दोस्तों, बिहार में टीचरों की क्या हालत है और उसकी पोजीशन रोज बरोज किस तरह खराब होती जा रही है, इन तमाम मामलों पे मैं कई वीडियोस आपको पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। ये मुद्दा आपसे और आपके बच्चों से और आपके राज्य से, हर एक से रिलेटेड है। हम अक्सर टीचरों पे और बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे सवाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कहानी है उसे कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर ये मामला हमारे राज्य ही में क्यों उत्पन्न हो रहा है। ऐसे मामले को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। बात करने जा रहा हूँ आज एलिमेंट्री टीचर्स का, उन टीचरों का जो 1 to 5 के अंदर में आते हैं। अब इन टीचरों के बारे में मैं आज आपके सामने पूरे डिटेल्स रखूंगा कि इनके साथ क्या परेशानी है और इस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ठप हो रहा है, बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ। मैं आज की वीडियो को 2 भाग में बांटूंगा और पहला भाग उन टीचरों की परेशानी, उनकी समस्याओं को आपसे शेयर करूंगा। बात की है 2005 से, जब सरकार ने लोगों को अंधाधुंध टीचरों में बहाली करना शुरू की, क्योंकि जब नीतीश कुमार फर्स्ट टाइम बिहार के सीएम बने तो उन्हें लगा कि बिहार में टीचरों की बहुत कमी है, इसी वजह से यहाँ इग्नोरेंस ज्यादा है। इस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए उन्होंने अंधाधुंध टीचरों की बहाली शुरू कर दी। मुखिया के जरिए, किसी पर्सनल लॉबी के जरिए भी टीचर को बहाल करना शुरू किया, लेकिन जब हर तरफ से आवाम की शिकायत, लोगों की शिकायत सरकार के पास पहुंचने लगी, जिन टीचरों को आपने बहाल किया है उसे एलिजिबिलिटी नहीं है, उन्हें बच्चों को संभालने की, उन्हें पढ़ाने की, सही शिक्षा देने की उनके अंदर क्षमता नहीं है, तो सरकार ने उनको बजाय नौकरी से हटाने के उनको ट्रेंड करना शुरू किया कि उन्हें किस तरह बच्चों को पढ़ानी चाहिए। ये सिलसिला शुरू हुआ था लगभग 2011 के बाद। अब जितने भी टीचर थे उन्होंने हर तरह से अपने आप को खुद भी ट्रेंड करने की बहुत कोशिश की और सरकार ने भी उनका बहुत साथ दिया। सरकार ने उस वक्त नोटिस निकाला कि जितने भी टीचर्स मुखिया के जरिए या पर्सनल लॉबी के जरिए बहाल हुए, उन तमाम को डीएलएड और दस्ता जैसे एग्जामों से पास करना होगा। सरकार ने एनआईओएस से बात की कि जितने भी एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनको डीएलएड कराना है। अब डीएलएड में जितने भी एलिमेंट्री टीचर्स थे उन्होंने अपना नाम लिखवाया और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी तैयारी की और अपने अंदर एक्टिविटीज और बहुत दूसरी चीजें, गुणवत्ता पैदा करने की कोशिश की और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुई। लेकिन जब डीएलएड का एग्जाम 2013 में हुआ, उनमें बहुत से टीचर्स उस एग्जाम में फेल हो गए और सरकार ने उसे अनट्रेंड घोषित कर दिया। लेकिन जो फेल हुए और जिसको अनट्रेंड किया गया, आप ये न सोचिए कोई एग्जाम में बैठे और फेल हो गए, इसके पीछे रीजन ये नहीं है, बल्कि रीजन ये था कि जो टीचर एग्जाम दिए हैं वो पास हो गए लेकिन अपना रिजल्ट लेने नहीं गए, सरकार ने उन्हें भी अनट्रेंड घोषित कर दिया जबकि वो पास हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और अच्छे मार्क्स से पास हुए, लेकिन उनका जो मार्क्सशीट था अपने लोकल संस्थान से नहीं लाने की वजह से सरकार ने उसे भी अनट्रेंड घोषित किया और उन्हें भी फेल माना। लगभग 10,000 टीचर के करीब ऐसे थे जो उस एग्जाम में कोई एक सब्जेक्ट में, कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हुई। लेकिन जब मैं पिछले दिनों पटना गर्दनी बाग में उनके धरना में शामिल हुआ और एक एक करके उन तमाम टीचरों से बात करने की कोशिश की जो इस एग्जाम में फेल हुए थे, तो उनकी समस्याओं को सुन के, उनकी परेशानियों को सुन के आप भी ताज्जुब में और हैरत में पड़ जाएंगे कि एग्जाम में फेल होने के पीछे क्या रीजन था। महिलाएं थी, उनका ये कहना था कि मेरे प्रेगनेंसी का वक्त था और मैं एग्जाम में शामिल किसी तरह हो गई, लेकिन एग्जाम को मैं अच्छे से नहीं लिख पाई क्योंकि मैं एक अलग तरह के मेंटल डिप्रेशन में थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि मेरे घर के हालात उस वक्त अच्छे नहीं थे। उन तमाम बोझों को लेकर चलते हुए साथ में किसी एग्जाम को देना, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए सरकार से उनका लगातार डिमांड है कि उनको मौका दिया जाए। बात यहीं पे आके नहीं रुकती है, बल्कि उन टीचरों का एक डिमांड है कि उन्हें फिर से मौका दिया जाए, जिस तरह और एग्जामों में स्टूडेंटों को मौका दिया जाता है कि वो अगर फेल है तो अपने आप को फिर से प्रिपेयर करे और अपने आप को तैयार करे और फिर वो एग्जाम में बैठे पास हो। इसी तरह इन टीचरों का भी डिमांड है कि हम बहुत से समस्याओं से दूर, अपने घर का बोझ, परिवार का बोझ, इन तमाम बोझों को लेकर चलते हुए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना ये कितना ज्यादा मुश्किल है ये हम आप सब जानते हैं। इस किसी एग्जाम में फेल होना ये कतई नहीं बताता है कि उनके अंदर
एक्टिविटीज की कमी है, उनके अंदर एजिबिलिटी की कमी है, उनके अंदर सलाहियत या पावर की कमी। हर नाकामी आपको ऊपर चढ़ने के लिए आपके अंदर और ज्यादा जोश और जज्बा पैदा करता है। इसी तरीके से उन टीचरों में बहुत ज्यादा जोश और जज्बा है, सरकार को चाहिए कि उन्हें फिर से मौका दिया जाए, लेकिन सरकार उन्हें मौका देने के बजाय पिछले 2 सालों से उन टीचरों का पेमेंट रोक रखा है। नहीं, बल्कि सरकार उनसे ड्यूटी भी लगातार ले रही है, उनकी ड्यूटी को अभी तक ऑफ नहीं किया गया। जबकि कुछ जिलों में, आप जहानाबाद के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज की तरफ जाए तो कुछ जिलों में उन टीचरों की ड्यूटी ऑफ कर दी गई है, लेकिन मिथिला के तमाम जिलों में उन टीचरों से ड्यूटी ली जा रही है, क्योंकि एक ही पोस्ट पे रहते हुए, एक ही जगह एजुकेशन देते हुए एक के साथ आप ड्यूटी ऑफ का मामला कर रहे हैं और दूसरे को आप ड्यूटी में रखते हुए उनकी ड्यूटी ले रहे हैं। ये उन तमाम में क्या मेंटेलिटी बन रही हो, इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है कि अगर बिहार में एजुकेशन सिस्टम को हमें अच्छी करनी है, बिहार को अगर उत्थान देनी है, बिहार को तरक्की देनी है, यहाँ के इग्नोरेंस को खत्म करना है और अवेयरनेस को फैलाना है, तो सरकार को सबसे पहले 3 काम करनी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी टीचर्स हैं उनसे दूसरे काम ना लिए जाए, दूसरे एक्टिविटीज उनसे ना करवाए जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में जब कभी इलेक्शन हो उन टीचरों ही को ड्यूटी पे लगाया जाता है। इसी तरीके से जनगणना का काम हो तो उन टीचरों को लगाया जाता है। अगर स्वच्छ कोई रास्ते पे कर रहा हो, खेतों में कर रहा हो, तो उन्हें भगाने का काम भी इन टीचरों से लिया जाता है। इसी तरीके से शराबी को पकड़ने का काम भी इन टीचरों से लिया जाता है। गर्ज के जितने भी काम हैं छोटे मोटे और सामाजिक तौर पे, वो तमाम के तमाम टीचर्स से लिए जाते हैं। जानते हैं कि साल में 52 दिन हमारी छुट्टी में चली जाती हैं, क्योंकि 52 दिन संडे पड़ता है। अब जब एक साल में 52 दिन हमारा खत्म हो जाता है। यूं हिंदुस्तान परंपरा और त्योहारों का देश है, यहाँ हर हफ्ते आपको कोई ना कोई त्योहार देखने को मिलता है। इन त्योहारों में कभी 2 दिन की, कभी 1 दिन की और कभी कभी 3 दिनों की छुट्टी होती है। इस तरीके से लगभग अगर 52 दिन और जोड़ दें तो 102 दिन हमारी छुट्टी में गुजर जाती है। फिर टीचरों को अलग से पर्सनली 15 दिन की छुट्टी दी जाती है कि साल में वो 15 दिन अपनी ड्यूटी ऑफ कर ले। इस तरह लगभग हमारे 120 दिन छुट्टी में गुजर गए, यानी कि 4 महीना कंप्लीटली हमारा गुजर गया। अब बचे हमारे पास 8 महीने, और ये 4 महीना अगर छुट्टी लगातार हो तो तब भी हम पे इसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। लेकिन साल में आपको लगातार नहीं, बल्कि कभी पढ़ाई कभी छुट्टी, कभी पढ़ाई कभी छुट्टी, इस तरह का अगर मैटर हो तो बच्चे का जो कंसंट्रेट एजुकेशन पे होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और साथ ही साथ टीचरों को भी पढ़ाने में जो मस्ती आनी चाहिए, जो उन्हें खुशी और जोश आनी चाहिए, वो जोश उनके अंदर कम हो जाता है। दूसरी चीज सरकार के लिए कि अगर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को आप सही करना चाहते हो इस तरीके से, कई मतलब आपको ये देखने को मिलेगा कि बिहार में टीचर का पेमेंट कई महीनों तक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो मेंटल तौर पे बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस परेशानी की वजह से उनका इफेक्ट बच्चों के एजुकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। अगर सरकार चाहती है कि एजुकेशन को अच्छे से अच्छे ढंग से बच्चों तक पहुंचाया जाए, तो टीचर्स से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं और जिन चीजों से वो जूझते हैं, उन चीजों को सबसे पहले चीजें उन्हें खत्म करनी चाहिए। दूसरी चीज जो हमारे एजुकेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे खतरनाक और सबसे घटिया चीज है वो यहाँ का सिलेबस। आप यहाँ के सिलेबस के बुक को जरा स्टडी करके देखें, उसमें आप 10-10 पेज पढ़ जाएं, लेकिन काम की एक भी चीज आपको नहीं मिलती है। जबकि इसी के मुकाबले में आप अन्य राज्यों के सिलेबस को पढ़ें तो आपको हर पेज में कुछ नई चीज सीखने को मिलेगा। लेकिन बिहार का जो सिलेबस है बच्चों के लिए स्पेशल सेकेंडरी स्कूल का जो सिलेबस है वो काफी घटिया और काफी रद्दी किस्म का है और बहुत पुराना, इन्हें बदला नहीं गया है। तो नीतीश कुमार को सबसे पहले काम ये करनी चाहिए कि सिलेबस में चेंजिंग लानी चाहिए और नए सिलेबस बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। हमारा सिलेबस जितना बेहतर होगा उसी तरीके से जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी आला क्वालिटी का होगा और बेहतर से बेहतर आपको मिलेगा। साथ ही साथ सरकार को ये भी करनी चाहिए कि जो सिलेबस के बुक हैं उनके जो पेज हैं वो उर्दू अखबार और अन्य पेपर के जो पेजेस होते हैं उनसे भी घटिया होता है। इसलिए सरकार को सबसे पहले
सिलेबस को चेंज करने के साथ साथ उससे हाई क्वालिटी का पेपर देनी चाहिए। दफा आपको ये देखने को मिलेगा बच्चे अपने किताब पे जैसे ही हाथ रखते हैं उनके हाथ काले हो जाते हैं, क्योंकि जो भी स्याहियां उन किताबों पे होती हैं उन बच्चों के हाथ में लगता है और ये आहिस्ता लगते लगते 2-3 दिनों के अंदर बच्चे के किताब में सिर्फ कवर रह जाता है, अंदर के जितने भी पेजेस होते हैं वो फट जाते हैं या इस तरह आपस में एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिक्स हो जाता है कि आपको कुछ समझने को मिलेगा। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है स्कूल में रख रखाव। स्कूलों में आज तक बैठने के लिए टेबल कुर्सी बेंचेस नहीं है और बच्चे अपने बोरिया और अन्य चीजें लेके आते हैं उस पर बैठते हैं। बहुत से बच्चे बोरी भी नहीं लाते हैं, इसी तरह जमीन पे बैठते हैं। अब उनको जब स्कूल में वो सुबह में आता है और जब स्कूल से वो शाम को घर जाता है तो उस वक्त में और सुबह जब आया तो उस वक्त में आप देख लें कितना ज्यादा फर्क होता है। हम स्वच्छता के लिए बहुत सारे अभियान चलाते हैं, सफाई का हमारी बॉडी पे और हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम जितने साफ सुथरा कपड़ा पहन के एजुकेशन जब प्राप्त कर रहे होते हैं तो उतना ही ज्यादा हमारा माइंड एक्टिव होता है। इसलिए दिल्ली के तर्ज पे बिहार में भी तमाम स्कूलों में टेबल कुर्सी बेंच मुहैया सरकार करवाए और सरकार को ये सारी चीजें जल्द से जल्द प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि स्कूल का एजुकेशन बेहतर हो। उसी वक्त आप तरक्की करेगा और बिहार में अच्छी अवेयरनेस आएगी, इग्नोरेंस दूर जाएगी। और जब तक इन बुनियादी समस्याओं पे सरकार काम नहीं करती है और कागजात पे और बोर्डिंग पे काम करती रहेगी कि बिहार के एजुकेशन स्तर को हम रोज बरोज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होर्डिंग पे तो आपको देखने को मिलेगा लेकिन जमीनी स्तर पे ये सारी चीजें आपको फुकदान रहेगी।